बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्साइज एंड टैक्सेशन का पेपर 8 सितंबर को हुआ था। तो इवनिंग का पेपर हम डिस्कस करेंगे। आज मॉर्निंग का ऑलरेडी हमने कर लिया है। बाकी आज आप लोगों की जो फ्री वीकली क्लासेस होती हैं वो इंशाल्लाह आज होंगी। एक ब्रेक के बाद दोबारा से हम आज से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। टाइम वही है 8 बजे। इंशाल्लाह वहीं से हम स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने क्लासेस को छोड़ा था। पेपर डिस्कस कर लेते हैं बेटा हम। पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, मस्जिद वजीर खान वाज फाउंडेड इन। मस्जिद वजीर खान का सवाल है, पहले भी आया, रिपीटेड सवाल है। अब उसने ये पूछा कि सेंचुरी कौन सी में बनाया गया है इसे। तो बेटा ये मस्जिद वजीर खान जो है ये 1641 में शाहजहां के दौर में, शाहजहां के दौर में इसे बनाया गया। पहले पूछता था किधर है ये दौर में है, तो अभी उसने पूछा है सेंचुरी। और किसने बनवाया था जी? शाहजहां ने। असल में शाहजहां का एक कोर्ट फिजिशियन था, डॉक्टर था, शेख इल्मुद्दीन। उसका नाम था शेख इल्मुद्दीन, याद रखिएगा इस बंदे का नाम था। तो जिसे वजीर खान कहा करते थे। तो वजीर खान का असल नाम अगर पूछा जाए आपसे तो शेख इल्मुद्दीन था। ये शाहजहां का कोर्ट फिजिशियन था, उसका डॉक्टर था आप कह सकते हैं। तो उसके नाम पे ये बनाई गई थी। तो 1641 में ये मुकम्मल हुई थी। तो ये 17वीं सेंचुरी बनती है। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जो हमारे पास, ओलंपिक्स फ्लैग हैज हाउ मेनी रिंग्स। ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ 5 रिंग होती हैं इसमें हमारे पास 5 रिंग होती हैं इस तरह से। हर एक रिंग जो है रिप्रेजेंट करती है एक कॉन्टिनेंट को। तो ये रिंग्स जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रही होते हैं कॉन्टिनेंट्स को। जिस तरह से रेड रिंग होगी एक इसमें जो कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका को रिप्रेजेंट करती है। ब्लैक रिंग अफ्रीका को रिप्रेजेंट करती है। ब्लू जो है ये यूरोप को रिप्रेजेंट करती है। एशिया की येलो है। और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया की जो रिंग है वो हमारे पास ग्रीन रिंग है। तो 5 रिंग पे मुश्तमिल होती है ओलंपिक्स में का जो फ्लैग है उसमें। हाउ मैनी लेक्स इन ग्रेट अफ्रीकन लेक्स। तो सवाल ये पूछा गया था कितनी ग्रेट अफ्रीकन लेक्स हैं। ये मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, 5-7 महीने पहले मैंने बनाई थी ग्रेट लेक्स के हवाले से। तो इसमें बेटा हमारे पास ये देखेंगे, हमारे पास जो है ना लेक विक्टोरिया है जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है। उसके बाद आप देखें लेक तुर्काना है ये हमारे पास, लेक अल्बर्ट है, लेक एडवर्ड है, लेक कीवू है और लेक हमारे पास तंगानिका है। इसी तरह से लेक हमारे पास मलावी है। तो इस तरह से ये तकरीबन कुछ 7 ग्रेट लेक्स बनती हैं। अमेरिका में जो ग्रेट लेक्स हैं वो 5 हैं। यहाँ पे हमारे पास जो ग्रेट लेक्स हैं वो कितनी है बेटा? 7 हैं। इन्हीं के बारे में पूछा गया था। उसके बाद हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कि में कितने जज होते हैं? ये 15 जजेस होते हैं। उनका टेन्योर पूछा गया है कि एक जज का टेन्योर कितना होता है। तो एक जज जो इलेक्ट होता है वो 9 सालों के लिए इलेक्ट होता है। और टोटल जजों की तादाद कितनी है? 15 है। तो ये कंट्रीज के दरमियान में जो डिस्प्यूट्स हैं उन्हें रिजॉल्व करता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये भी सवाल बना है। व्हाट इज द गेट वे ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो गेट वे है, इसे पहले वो इस तरह से पूछता था बाबुल इस्लाम किसे कहते हैं, तो आपने फौरन कहना था सिंध। तो बाबुल इस्लाम को इंग्लिश में उसने क्या कहा है? गेट वे कह दिया। बस इतना सा फर्क है। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है, क्योंकि इस्लाम आपको पता है कि सिंध से इंटर हुआ था। इस्लाम जो था ये हमारे पास हिंदुस्तान में जो आया ये सिंध से इंटर हुआ है मोहम्मद बिन कासिम के दौर से। तो इस वजह से जो है ना आप इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है जो हमारे पास, इन विच रेन नॉर्थ कोरिया, ईस्ट जर्मनी एंड कंबोडिया रिकॉग्नाइज्ड बाय पाकिस्तान। बेटा पता भी क्या है किसके दौर में पूछा जा रहा है? किसके दौर में नॉर्थ कोरिया, ईस्टर्न जर्मनी और कंबोडिया को रिकॉग्नाइज किया गया था? तो ये देखें इसमें भुट्टो साहब के दौर में हुआ था। भुट्टो साहब असल में ना यहाँ से अंदाजा लगा रहे हैं थोड़ा सा कि हमारे पास जो नॉर्थ कोरिया है अमेरिका के खिलाफ है, कम्युनिज्म को, सोशलिज्म को फॉलो कर रहे हैं। ये कोल्ड वॉर का दौर था।
ठीक हो गया। ईस्ट जर्मनी पे भी रशिया का कब्जा था, ये भी रशिया के अंडर था। तो भुट्टो साहब जो थे, जब बांग्लादेश हमसे अलग हो गया और अमेरिका ने हमारी कोई हेल्प नहीं किया, हालांकि अमेरिका के साथ खड़े रहे थे कोल्ड वॉर में, हम उनके फ्रंट मैन के तौर पे काम कर रहे थे कोल्ड वॉर के दौरान। लेकिन जब हमारा मसला हुआ तो अमेरिका ने हमारी सपोर्ट नहीं की। तो भुट्टो साहब को समझ आ गई थी, भुट्टो साहब ने कहा था कि अब हमें रशिया की तरफ जाना चाहिए। तो रशिया की तरफ उसने झुकाव अपना किया था, दौरा भी किया था और इस तरह से ताल्लुकात अच्छे किए थे। तो मतलब हम देखेंगे सोशलिज्म की तरफ या कम्युनिज्म की तरफ जा रहे थे। तो इस वजह से ये जो दौर थे रशिया के मामला जो थे, ये इसी दौर में सेटल डाउन हुए थे। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं जी। कॉन्टिनेंट यूरोप एंड एशिया आर सेपरेटेड बाय विच माउंटेन्स? यूराल माउंटेन्स। ये रशिया में ही ऑलरेडी मैंने करवाया है। रशिया के अंदर इस तरह से है, 25% जो हिस्सा है रशिया का वो यूरोप में ही है, बाकी 75% जो है ये एशिया में है। दरमियान में क्या यूराल माउंटेन्स हैं जो सेपरेट करती हैं एशिया कॉन्टिनेंट को यूरोप कॉन्टिनेंट से। उसके बाद शर्म अल शेख के बारे में पूछा गया। ये इजिप्ट में सनाई पेननसोला, अगर आप देखेंगे तो वहां पे जो है ना क्या है, ये इस तरह के एक पेननसोला है शर्म अल शेख। सनाई पेननसोला में यहाँ पे सिटी है छोटा सा ना, इस तरह से कोस्टल सिटी कह लें आप, पोर्ट कह लें। शर्म अल शेख इसलिए इम्पोर्टेंट है, खबरों में रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे COP 27 की जो मीटिंग हुई थी 2022 में, वो यहीं पे हुई थी, शर्म अल शेख में हुई थी, मिस्र के अंदर हुई थी। 2023 तो UAE में हुई है ना COP 27। ये 27 की बात कर रहा हूँ मैं, 27 जो थी 2022 में यहीं पे हुई थी शर्म अल शेख में, इजिप्ट में। जबकि अभी जो 28 हुई है COP 28, ये UAE के अंदर हुई है और ये 2023 में हुई है। 2024 वाली जो है ये अजरबैजान में होने जा रही है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नंदना फोर्ट के तस्वीर मैंने लगाई है। नंदना फोर्ट बेसिकली अल बरूनी जो है, अबू रिहान मोहम्मद अल बरूनी जो है, अबू अब्दुल्ला, तो उनकी जो है ना जी ये तजर्बा गाह है जिसने यहाँ पे आके बनाई थी। ये गजनवी दौर में आए थे, महमूद गजनवी के दौर साथ 1017 में हिंदुस्तान, 1017 में ये हिंदुस्तान आए थे महमूद गजनवी के साथ। और यहाँ आके जेलम में, नंदना जेलम का उसने पूछा होता कि किधर है, तो जेलम में आके उसने अपना जो है ना इस तरह से लेबॉर्ट्री बनाई थी और उसके बाद उसने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए थे। और जो है ना उसके बाद उसने ज़मीन का रेडियस मालूम किया था। ज़मीन का रेडियस कितना मालूम किया था अल बरूनी ने, ये भी कभी कभी पूछता है, 63-38 किलोमीटर। तो आज का एवरेज है वो 63-71 किलोमीटर है। अंदाज़ा लगाएं उस दौर में और आज के दौर में। आज के दौर में तो कितनी एक्यूरेसी है हमारे पास, गैजेट्स हैं, आलात हैं जिससे हम एग्जैक्ट मेजर कर लेते हैं। उसके पास तो कुछ भी नहीं था उसके दौर में, और आपके दौर में सिर्फ और सिर्फ 33 किलोमीटर का फर्क पड़ा है जो उसने निकाली थी 1000 कुछ में आके महमूद गजनवी के दौर में। नंदना फोर्ट के बारे में पूछा गया था। ये सारे सवाल बनते हैं। जहांगीर खान इज फेमस फॉर, जहांगीर खान साहब जो हैं ये स्क्वैश के प्लेयर हैं, पाकिस्तानी ज़बरदस्त प्लेयर, इनका बड़ा रूज रहा है। इसी तरह से रॉ के बारे में पूछा गया। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है इसका एब्रीवेशन है, इंडिया की सीक्रेट एजेंसी है, जिस तरह हमारी ISI है, उनकी रॉ है। पाकिस्तान में बहुत सारे जो ऑपरेशन हैं इन्होंने किए हैं। उसके बाद रिसेंटली विच डॉक्टर इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द US अकेडमी ऑफ मेडिसिन? तो ये बेटा डॉक्टर अनीता जैदी हैं। डॉक्टर अनीता जैदी इसका सही आंसर था। हम अपनी मार्किंग भी कर सकते हैं बेटा, हमने कोशिश की है कि हम आपको जो एक्यूरेट आंसर है वो दें। उसके बाद है जी, हु वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान? तो पहले जो प्रेसिडेंट बने थे मोहम्मद अली जिन्ना साहब बने थे 11 अगस्त को। जिन्ना साहब 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान असेंबली के पहले प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे। उसके बाद लीडरशिप ओडेसे इज रिटन बाय, तो ये मेरा बुक है सिकंदर हयात साहब है, डॉक्टर सिकंदर हयात साहब, डॉक्टर सिकंदर हयात साहब हैं जी, इन्होंने ये किताब लिखी है। इसी के बारे में पूछा गया था। ओजड़ी कैंप के बारे में पूछा गया था बेटा, ये 1988 में हुआ था। मॉर्निंग वाले पेपर में भी पूछा गया था सवाल। 10 अप्रैल एग्जैक्ट डेट उसमें पूछी गई थी, 10 अप्रैल
1988 को जो है ना जो दिल्ली कैंप का इंसिडेंट हुआ था रावलपिंडी में उसके करीब, तो वहाँ पे इस जो इंसिडेंट हुआ था, ये मतलब है कि आप कह लें कि इसमें शाहिद खाकान अब्बासी जो पाकिस्तान की सियासत के एक बड़े नाम हैं, पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो उनके वालिद साहब भी इसी में शहीद हो गए थे, इसी धमाके में शहीद हुए थे। उसके बाद हु प्रेजेंटेड पुअर मैन बजट इन 1946, तो गरीबों का जो बजट था बेटा लियाकत अली खान साहब ने दिया था 1946 में, जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी तो वजीर ख़जाना जो थे लियाकत अली खान साहब थे, तो इन्होंने बजट पेश करना था, तो इन्होंने जो बजट पेश किया उसे नाम दिया गया गरीबों का बजट, पुअर मैन बजट। उसकी वजह यह थी गरीबों पे टैक्स नहीं लगाया गया था, उन्हें छूट दी गई थी किसानों को, गरीबों को, जबकि जो सनतकार थे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के जो मालकान थे, उनके ऊपर ज़बरदस्त टैक्स लगाया गया था। तो इसीलिए ये बजट मशहूर हुआ था पुअर मैन बजट के नाम से। Who was the president of USA at the time of U2 इंसिडेंट? बेटा U2 इंसिडेंट जो हुआ था ये 1960 में हुआ था, 1960 के अंदर ये हुआ था। उस वक्त डीडी आइजनहोवर बैठा हुआ था, उस वक्त डीडी आइजनहोवर बैठा हुआ था, ये पहला प्रेसिडेंट था जिसने पाकिस्तान को विजिट किया था। ये भी सवाल बनता है इसके बारे में। 1959 के अंदर इसने पाकिस्तान का विजिट किया था, पहला प्रेसिडेंट था ये अमेरिका का जो पाकिस्तान आया था, अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट था ये। तो 1960 में U2 इंसिडेंट हुआ था। U2 इंसिडेंट के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि पेशावर में हमने अड्डे दिए हुए थे अमेरिका को, यहाँ से अमेरिका के U2 नामी जहाज उड़ते थे और वो रशिया की जासूसी करते थे। तो एक जहाज़ गिरा लिया था उन्होंने और उसका पायलट पकड़ लिया था। हमारे पास इंफॉर्मेशन ये थी कि जो है ना जहाज़ तबाह हो गया है और उसका जो पायलट है वो भी मारा गया है। तो रशिया ने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, तो हम पाकिस्तान पे हमला करने लगे हैं। तो पाकिस्तान ने उसे डिनाई किया, पाकिस्तान ने कहा सबूत दो, हम नहीं, हमारी ज़मीन इस्तेमाल नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन ये थी कि जो है ना जी वो जहाज़ भी तबाह हो गया और U2 जहाज़ भी तबाह हो गया और पायलट भी मारा गया। लेकिन पायलट जिंदा था, वो मीडिया पे ले आए और उन्होंने कहा देखें जी पायलट ने सारा बता दिया जी पाकिस्तान कि पेशावर एयरबेस से मैं उड़ा हूँ। तो एक क्राइसिस पैदा हो गया था, रशिया पाकिस्तान पे हमला करने लगा था। फिर जो है ना अयूब खान साहब थे उस वक्त प्रेसिडेंट, वो भागे और उन्होंने मामलात को सेटल डाउन किया और हमने यहाँ से अड्डे ख़त्म किए अमेरिका के पेशावर से। तो ये था आपका U2 इंसिडेंट। फर्स्ट मुस्लिम कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स, तो एयर मार्शल असगर खान साहब जो है बेटा ये इसका सही आंसर है। ये क्या थे जी? पाकिस्तान के पहले अब मुस्लिम एयर चीफ थे, मुस्लिम की बात हो रही है। अगस्त ऑफर वाज एन ऑफर मेड बाय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो, तो लॉर्ड लिनलिथगो साहब ने जो ऑफर दी थी 1940 में, उसे क्या नाम दिया गया? अगस्त ऑफर का नाम दिया गया। अगस्त की बात है ये, इसीलिए अगस्त ऑफर। बेसिकली वर्ल्ड वॉर सेकेंड जारी थी उस वक्त, तो हिंदुस्तानियों को लॉलीपॉप देना था कि जी आप जंग में हमारा साथ दें, जैसे जंग खत्म होगी आपके सारे मुतालबे मान लिए जाएंगे। तो इस लॉर्ड ने लॉलीपॉप देना था कि जो है ना जी आप लोग हमारा साथ दें, मुस्लिम लीग और कांग्रेस को ही नहीं। तो इसी ऑफर को क्या गया था? अगस्त ऑफर। किसने? लॉर्ड लिनलिथगो ने 1940 में दी थी, अगस्त 1940 की ये बात है। साइमन कमीशन के बारे में पूछा गया था, इंडिया कब आया था? 1928 में आया था। साइमन कमीशन के बारे में 2-3 सवाल बनेंगे। तो साइमन कमीशन बेटा बना 1927 में था। कहाँ पे? यूके में। इसे गोरा कमीशन भी कहा गया। इसके 7 मेंबर थे, 7 के 7 गोरे थे। हिंदुस्तानियों ने बाइकाट किया था कि जी हमारे लिए कानून साजी कर रहे हैं आप, और इसमें एक भी आपने हिंदुस्तानी नहीं रखा, इसीलिए इसका बाइकाट किया गया था। यूनियनिस्ट पार्टी वाहिद पार्टी थी जिसने इसका सपोर्ट किया था, जिसने इसे सपोर्ट। सवाल बनता है कि कौन सी पार्टी ने सपोर्ट किया था साइमन कमीशन को? तो यूनियनिस्ट पार्टी वाहिद पार्टी थी सरफजल हुसैन की और सर सिकंदर हयात की, जिसने इसे सपोर्ट किया था। मुस्लिम लीग 2 दलों में बढ़ गई थी। मुस्लिम लीग की सर शफी लीग ने कहा था कि हम इसे सपोर्ट करेंगे, जबकि जिन्ना लीग ने कहा था कि इसका हम बाइकाट करेंगे। तो ये पहली दफ़ा हिंदुस्तान में 1928 में आया था। लाहौर में इसका अंडे और टमाटर के साथ, गंदे अंडे और टमाटरों के साथ इस्तकबाल किया था भगत सिंह, लाला लाजपत राय और बाकी लाहौरियों ने, और उसके बाद ये वापस भाग गया था और फिर ये अगले साल दोबारा आया था। ये भी पूछता है कभी कभी सेकंड टाइम कब आया? 1929 में फिर ये दोबारा आया। इसने अपनी रिपोर्ट पेश की बना के, और रिपोर्ट इसकी पब्लिश हुई 1930 के अंदर, 1930 के अंदर। तो ये साइमन कमीशन के बारे से सवाल बनते हैं 5-7। JF-17 थंडर के बारे में पूछा गया पाकिस्तान एयरफोर्स में, कब इसे इंडक्ट किया गया? तो 2010 में इन्हें इंडक्ट किया गया, 2010
10 का सही भी रिपीटेड सवाल है, पहले है, मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड ही है। आगे जी हमारे पास प्रेसिडेंट अयूब खान लेड द फाउंडेशन ऑफ स्टोन फॉर द माउंटेन मोनूमेंट ऑफ जिना, जिना साहब के मोनूमेंट की बात हो रही है। तो इसकी बुनियाद 1960 में, ये भी रिपीटेड सवाल है, 1960 में रखी गई थी और जो है ना जी किसने, अयूब खान ने रखी थी। ठीक हो गया जी। उसके बाद विच वैक्सीन फॉर कोविड-19 इज एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये तीनों है बेटा, मॉडर्ना भी थी, फाइजर भी थी, फाइजर और एस्ट्राजेनेका भी थी, ये तीनों जो है ना एक्सेप्टेड थी। ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। ये तो पाकिस्तान में भी थी फाइजर और एस्ट्राजेनेका, तो ये पाकिस्तान में भी आई है। सुहेल वड़ैच के बारे में पूछा गया है जी, जर्नलिस्ट हैं ये, बेसिकली ये एक दिन जियो के साथ में आप देखते हैं अक्सर वो प्रोग्राम कर रहे होते हैं और इस तरह से आप देखें कि ये डेली जंग में लिखते हैं, जबरदस्त किस्म के इंसान हैं। विच प्रिंसली स्टेट फर्स्ट ज्वाइन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को ज्वाइन करने वाली सबसे बड़ी रियासत भावलपुर थी और सबसे पहले भी इसी ने ज्वाइन किया था 7 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर 1947 को इसने पाकिस्तान को ज्वाइन किया था। सबसे बड़ी रियासत, जितनी भी रियासतों ने ज्वाइन किया पाकिस्तान को, में सबसे बड़ी यही थी और सबसे पहले भी इन्होंने किया था। दोनों सवाल बनते हैं। Which was the code name of a military operation planned and executed by the Pakistan Army in territory of Jammu and Kashmir, India in August 1965। तो ऑपरेशन जिब्राल्टर था जी, जो प्लान करके एग्जीक्यूट किया गया था कश्मीर के अंदर। भुट्टो साहब जो थे इन्होंने, ये इसमें शामिल थे। अयूब खान था, भुट्टो साहब फॉरेन मिनिस्टर थे उस वक्त, अयूब खान था, इन्होंने प्लान करके हम ऑपरेशन लॉन्च किया जो कि बुरी तरह से नाकाम हुआ और इंडिया ने हमारे पर फिर हमला कर दिया पाकिस्तान पे, बॉर्डर लाइन क्रॉस करके। फिर जंग शुरू हो गई। उस जंग में फिर हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, हमें भी उन्हें भी। अल्टीमेटली जो है ना हम जंग जीत गए थे। was the Lord of Bengal in 1760 to 1765। तो हेनरी वेंसेट आर्ट ये जो थे ना जी वासराय थे बंगाल के 1960 से लेके 1965 तक। इससे पहले लॉर्ड क्लाइव था, इसके बाद भी क्लाइव था। लॉर्ड क्लाइव के दरमियान में ये कुछ अरसे के लिए आए थे। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेफ्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। देखिए इंडस रिवर का मैं आपको मैप बना के जरा समझाता हूँ। ये इंडस रिवर जा रहा है, ये इंडस रिवर जा रहा है हमारे पास। ये क्या है, सारे का सारा इंडस रिवर जा रहा है। अब ये इंडस रिवर जा रहा है, ऐसे अगर मैं इंडस रिवर हूँ, ये वाली जो हमारा हैंड है ये कौन सा है, राइट है, ये क्या लेफ्ट है। तो ये वाला जो हैंड है इधर से जो हमारे पास ट्राइब्यूटरी आ रही हैं वो इसमें आके मिले। ये लेफ्ट हमारे पास कौन सी है, लेफ्ट वाली है, और इधर वाली कौन सी होगी, राइट वाली होंगी। तो ट्राइब्यूटरी किसे कहते हैं, ट्राइब्यूटरी का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए पहले। तो ट्राइब्यूटरी कहते हैं ऐसे दरिया को, ऐसे दरिया की शाख को जो अपना पानी किसी दूसरे दरिया में गिरा दे और अपना वजूद खत्म कर ले। तो ये दरिया हैं सारे, इसमें पानी गिरा के अपना वजूद खत्म कर लेते हैं। ये दरिया सिंध जा रहा है, माइटी इंडस रिवर। तो यहाँ से आप देखें तो हमारे पास यहाँ से ट्राइब्यूटरीज आ रही हैं, जिस तरह से हमारे पास देखेंगे। अच्छा उसने कौन सी पूछी है हमसे, उसने लेफ्ट की पूछी है। ये राइट हैंड है मेरी, ये राइट वाली है, ये लेफ्ट वाली है। उसने लेफ्ट वाली पूछी है हमसे। तो लेफ्ट में हमारे पास बेटा यहाँ से अगर आप देखें तो ये जंगसार रिवर आ रहा है ऊपर से, पहले ये ऊपर कश्मीर से ऊपर की बात है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो ये हमारे पास स्वान रिवर है, नीचे हमारे पास जेलम है, चनाब है, रावी है, ये सारे अल्टीमेटली सिंध में जाके गिरते हैं। तो ये सारी क्या है हमारे पास लेफ्ट वाली ट्राइब्यूटरी है। जबकि पिछले पेपर में उसने पूछा होगा राइट साइड वाली। राइट साइड में यहाँ से गिलगत रिवर आ रहा है, नीचे से आपके पास काबुल रिवर आ रहा है, ऊपर से आपके सवात रिवर भी आ रहा है, यहाँ से आपके पास गोमल रिवर आ रहा है। इस तरह से ये सारी की सारी हमारे पास राइट की ट्राइब्यूटरी है। तो ट्राइब्यूटरी क्या होती है, जब कोई दरिया अपना पानी दूसरे दरिया में गिरा दे और अपना वजूद खत्म कर ले, तो वो ट्राइब्यूटरी कहलवाता है उस दरिया की जिसमें वो अपना पानी गिरा रहे हैं। तो इंडस रिवर किसी की ट्राइब्यूटरी नहीं है, बल्कि इंडस की। ये सारे दरिया पाकिस्तान के क्या है, ट्राइब्यूटरी है किसके, इंडस के। मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, सारे नहीं। अब आपको समझ आएगी ट्राइब्यूटरी की। चलें जी, दोनों है जी, यहाँ बोथ, यहाँ पे हमारे पास बोथ का ऑप्शन होगा। इकबाल और उसका अहद
पोएम रिटन बाय जगन्नाथ आजाद। तो ये इसके बारे में पूछा गया है कि ये जो पोएम है ये किसने लिखी है, जगन्नाथ आजाद ने लिखी है जी। उसके बाद जी इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड इन मर्करी स्केल के जरिए मेजर की जाती है। देखिए हमारे पास होती है ये इंटेंसिटी है और इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है वो रिचर स्केल के जरिए करते हैं मेजर, जबकि हमारे पास इंटेंसिटी मेजर करने के लिए कौन सा वाला है, मर्करी स्केल्स हम यूज करते हैं। मेहरगढ़ सिविलाइजेशन वाज फाउंडेड इन बोलान पास। बोलान पास ये कहाँ है बेटा, बलोचिस्तान में। बलोचिस्तान में बोलान पास के करीब ही जो है ना 20-25 किलोमीटर दूर है मेरे ख्याल से ये, वहां पे मेहरगढ़ की सिविलाइजेशन जो कि पाकिस्तान या ओवरऑल ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, तकरीबन 7000 BC से लेके 2500-2000 BC तक के टेन्योर में ये सिविलाइजेशन मौजूद थी। तो ये आज भी जो है ना इसके आसार मौजूद हैं, ये बोलान पास के करीब बलूचिस्तान में। कभी बलूचिस्तान का पूछेगा आपसे, वो बोलान रिवर भी वहीं से गुजर रहा है। उसके बाद हु इन्वेंटेड द फर्स्ट टेलीफोन। तो टेलीफोन बेटा ग्राहम बेल ने 1876 में इन्वेंट किया था सबसे पहले। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल साहब थे, अमेरिकन थे ये, मैंने करवाया था आपको हमारे यूएस हिस्ट्री में ये भी। हाउ मैनी नेफ्रॉन्स आर इन अ किडनी। तो किडनी में बेटा 1 मिलियन के करीब नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं, इसके अंदर और कुछ नहीं है बताने वाला। द डैश हेमिस्फीयर इज वार्मर देन द डैश हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न पहले आएगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, गर्म होता है साउदर्न की निस्बत, क्योंकि जमीन हमारी इस तरह 23.5 डिग्री के ऊपर झुकी हुई है। तो जिस साइड जो साइड ज्यादा सूरज के सामने ऐसे आ जाएगी तो वो ज्यादा वार्मर होगी। उसके बाद हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है बेसिकली क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसका, एनालॉग कंप्यूटर का और डिजिटल कंप्यूटर का। कब होता है ये, किसका, एनालॉग का भी और डिजिटल कंप्यूटर का भी हाइब्रिड कंप्यूटर। उसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन, यू नीड अ डैश टू एक्सेस द इंटरनेट। तो ब्राउजर चाहिए होते हैं हमें इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। सारे हमारे पास ही क्या है, ये ब्राउजर है, मोज़िला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, ओपेरा है, ये सारे के सारे, एप्पल सफारी है, ये हमारे पास क्या है बेटा, ब्राउजर है। इसीलिए मैंने इसकी तस्वीर लगा दी है। एक्सटेंशन ऑफ ग्राफिक्स फाइल। ग्राफिक्स फाइल की जो एक्सटेंशन है बेटा हमारे पास ये सारी है, PNG, JPEG, GIF, ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर था। रजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स आर मेनली मेड ऑफ कार्बन। बेसिकली मेटल्स मुख्तलिफ जो आते हैं उनके कम्बिनेशन से बनाते हैं, तो इसमें कार्बन भी ठीक है बेटा। कार्बन का ऑप्शन जो थे गिवन ऑप्शन, उनमें से आपको देखना होगा कौन सा ठीक है, तो कार्बन भी इसमें से सही होगा। विच हेल्प्स इन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। IMF बेटा 2 इदारे हैं पैसे देने वाले, जो मेन इदारे हैं वो 2, IMF और वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड पूछता है कभी कभी, वर्ल्ड बैंक हमेशा डेवलपमेंट के लिए पैसे देगा। आपने सड़क बनानी है, आपने डैम बनाना है, पूरा प्लान लेके जाएं वर्ल्ड बैंक के पास, अगर आपने उसे सेटिस्फाई कर दिया तो वो आपको पैसे दे देगा। अगर आपकी जिस तरह पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो दिवालिया हो जाए, इनके पास पैसे ना हो चीज़ें खरीदने के लिए, या अपने अल्ले तल्ले जो है वो पूरे करने के लिए जाते हैं IMF के पास। IMF क्या करता है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के लिए, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के लिए क्या करता है, कर्ज देता है। ये पूछता है सवाल, दोनों में फर्क यही है। वो डेवलपमेंट के लिए देगा ये। अगर मुल्क में क्राइसिस पैदा हो रहा है, पैसों की शॉर्टेज हो रही है, तो हम कहाँ जाते हैं, IMF के पास जाते हैं। चलो जी, ग्रेट गिजा, ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा, पूरा इसका इस तरह से पढ़िएगा। ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गिजा जो है, ये तस्वीर आपको नजर आ रही है, इससे हम उर्दू में क्या कहते हैं, अहराम मिस्र। इसे क्या कहेंगे हम, अहराम मिस्र कहेंगे। ये कोई दुनिया के जो ओल्डेस्ट अजूबे हैं उनमें से, वंडर ऑफ द वर्ल्ड है उनमें से पहले नंबर पे यही है, जो आज भी जिंदा हालत में मौजूद है। मतलब तकरीबन जो है ना ये मौजूद है, तो मिस्र में मौजूद है, कायरा में। यही पूछा गया था, ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गिजा जो है ये किधर है बेटा, हमारे पास इजिप्ट में। गजा नहीं है, गिजा है, गिजा मिस्र के अंदर, कायरा में है ये। उसके बाद हु वाज द ओनली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो वाहिद चीफ एग्जीक्यूटिव बने थे वो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब बने थे। इन्होंने ये ओहदा अपने लिए क्रिएट किया था। द चेन ऑफ जस्टिस वाज एस्टेब्लिश्ड बाय विच ऑफ मुगल एम्पायर। तो चेन ऑफ जस्टिस, जंजीर अदल कहा गया इसे, क्या कहा गया, जंजीर अदल कहा गया बेटा इसे। तो ये जो है ना जी जहांगीर साहब ने लटकाई हुई थी अपने दरबार के बाहर, और इसका जो एक
वो था, साइड थी वो, उसके जो बेडरूम है वहां तक जाती थी। किसी भी बंदे को इंसाफ चाहिए होता, वो आके उस चेन को क्या कर देता, खींच देता था। और ये जो है ना साहब बाहर आते, बाहर आके सुनते थे क्या मसला है। तो एक दफा कहा जाता है कि ऊंट ने आगे जंजीर खींच दी थी, वो इंसाफ लेने आ गया था। उसके बाद आज हमारे पास आसियान गेम जो है, आपकी जो एशियन गेम है उन्हें क्या कहते हैं, हम आसियाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आसियाद भी कहते हैं। मैरी क्यूरी गॉट 2 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री एंड इन फिजिक्स। तो जो 1903 में जो मिला था वो फिजिक्स में मिला था, 1903 में फिजिक्स में मिला था इसे, 1911 के अंदर इसे केमिस्ट्री में मिला था। ये वाहिद वोमेन है जिन्हें 2 नोबेल प्राइज मिले, इनके खानदान में 5 नोबेल प्राइज हैं। तो इसके डिटेल में स्टोरी मैं पिछली जो लेक्चर मैंने दिया था उसमें मैं आपको बता चुका हूँ। आगे आइए हमारे पास, द नोबेल पीस प्राइज 2019 वाज अवार्डेड टू डैश फॉर एज एफर्ट टू अचीव पीस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड इन पर्टिकुलर फॉर इज डिसेसिव इनिशिएटिव टू रिजॉल्व द बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट विद नाइबरिंग इरिट्रिया। तो बेटा ये अबे अहमद अली साहब हैं जो इस वक्त भी प्रेसिडेंट हैं, किसके जी, इथोपिया के। इथोपिया के ये क्या है, प्रेसिडेंट हैं। तो इन्हें दिया गया था 2019 का नोबेल पीस प्राइज। इन्होंने जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है वो इरिट्रिया के साथ, आपको बताया कि रिजॉल्व करने के लिए इन्होंने जो है बातचीत की शुरुआत की थी, प्यार मोहब्बत से। इन्होंने कहा था हम अपने मसले को हल कर लेते हैं अमन से मसले को, इसीलिए इन्हें अमन को नोबेल प्राइज दिया गया। नेक्स्ट है जो व्हेन डिड अब्दुल सलाम रिसीव नोबेल प्राइज। डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब की बात हो रही है, पाकिस्तानी जो हैं। तो ये इन्हें 1979 के अंदर इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। पहले पाकिस्तानी जिन्हें नोबेल प्राइज मिला। 2 फोर्सेस थी, एक वीक और दूसरी स्ट्रांग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो थी, इन्हें इकट्ठा कंबाइन करने की वजह से इन्हें क्या दिया गया जी, नोबेल प्राइज दिया गया फिजिक्स में। बेसिकली ये मैथमेटिशियन थे। चलें जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास जी प्रिंसिपल। अच्छा मैथ शुरू हो गई, हमारी मैथ शुरू हो गई है। थोड़ा सा मैथ को हम देख लेते हैं। वगैरह प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है जी हमारे पास, 65,000। ये हमारे पास क्या बेटा, पी है। ये हमारे पास क्या है, पी है। ये हमारे पास बेटा क्या है, पी है। और रेट कितना बताया जी, 14%। ये आर है। और ये हमारे पास क्या है, टी है। तो फार्मूला हमारे पास क्या है सिंपल इंटरेस्ट का, PRT/100। प्रिंसिपल पी से प्रिंसिपल 65,800। रेट कितना जी 14%। और टी कितना है जी 4 साल। ओवर क्या हो जाएगा हमारे पास, 100 हो जाएगा। ओवर क्या हमारे पास 100 हो जाएगा। इसे तो इसे सिंप्लीफाई करें, 2 सिफर के साथ 2 सिफर चले जाएगा। इससे आप मल्टीप्लाई करें, इसे आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट जो भी आए उसे आपने ओरिजिनल जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें जमा करेंगे तो आपका यही आंसर आएगा। चले मल्टीप्लाई में कर लेता हूँ। 14 मल्टीप्लाई बाय 4 56 आ जाएगा। 658 मल्टीप्लाई बाय 56 56 जाएगा ना। तो 6 × 8 14 1। असल में ना वहां पे कैलकुलेटर नहीं होता, आपको इसी तरह से करना है। जो कैलकुलेशन है वो आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। 8 × 6 14 नहीं 48, हमारे पास होगा 48। 4 और 6 × 5 30, 30 और 4 34, 3 कैरी करेंगे। 6 × 6 36, 36 और 3 39, क्रॉस कर दिया। 8 × 5 40, 4 5 × 5 25, 25 और 4 29, 2 5 × 6 30, 30 और 2 32। इसे जमा करें 8 4, ये 8 आ गया मेरे पास, ये 4 आ गया, 9 और 9 18, 1 3 और 2 5 और 1 6, 36,848। तो इसमें जमा करें, ये कितना था हमारे पास 65,800 हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट थी। उससे प्रॉफिट कितना हुआ 4 सालों में 14% के हिसाब से
36,848। अब टोटल जो उसे मिलेंगे पैसे असल कीमत के साथ वो कितने मिलेंगे? 8 की जगह 8 से जमा 0 8 आ जाएगा, 4 जमा 0 4 आ गया, 8 और 8 16, 1 6 और 6 12, 1 9 6 और 3 9 और 1 10, तो 10 ये बनेगा आपका 1,02,648। ये वाला जो आपका जवाब है वो ठीक होगा। तो ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, वहां कैलकुलेटर नहीं होता, आपको पता है। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट कर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ सीरीज 20 25 30 डैश डैश एंड पे उसने 140 लिख दिया। बेटा ये हमारे पास एपी का क्वेश्चन है, तो इसमें इससे जो तरीकाकार है करने का वो ये है कि हमारे पास इसमें जो पहली टर्म होगी हमारे पास वो A1 होगी, और जो आखिरी होगी हमारे पास वो क्या होगी? AN होगी, AN होगी। अब इनका हमने डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस। एपी की निशानी ये है कि उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होगा। 20 जमा 5 25, 25 जमा 5 30, 30 जमा 5 35, तो इस तरह से ये टर्म बनती चली जाएंगी। तो उसने पूछा ये है कि जो 140 है ये कौन से नंबर की टर्म है? एन पूछा उसने हमसे। क्या पूछा है जी? तो A1 कितना है हमारे पास? 20 है। डी कितना है हमारे पास? कैसे निकालेंगे? पिछली में से उससे पिछली निकाल देंगे तो आएगा हमारे पास 5। 30 में से 25 निकालेंगे, जब भी 5 निकला कॉमन डिफरेंस, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। 25 में से 20 निकालेंगे तब भी आपके पास 5 आएगा। एफएससी में ये पूरा एक चैप्टर था, छठा चैप्टर था मेरे ख्याल से। डी हो गया। और हमारे पास वो क्या है जी? AN है, और हमने मालूम क्या करना है? हमने N मालूम करना है। AN हमारे पास कितनी है बेटा? AN जो है वो कितनी है हमारे पास? 140 है। तो ये 3 वैल्यू हमारे पास गिवन है, चौथी हमने मालूम करनी है। तो फार्मूला क्या है? फार्मूला हमारे पास ये है कि AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू डी। ये फार्मूला है बेटा। तो AN हमारे पास दिया गया कितना है जी? 140 है। A1 मौजूद है, कितना है जी हमारे पास? 20 है, प्लस N-1 डी कितना है जी हमारे पास? 5 है। 140 इज इक्वल टू 20 प्लस 5N-5, 5 मल्टीप्लाई हो रहा था ना। अब 5N को यही रहने दें। 140 ये जमा का 20 है, इधर आके मनफी का 20 हो गया। ये मनफी का 5 इधर जाके जमा का 5 हो गया। तो क्या बचा हमारे पास? 5N बराबर है 125 के, और N किसके बराबर होगा? 125 तकसीम 5, 5 दूने 10 और 5 ज़रा 5 25, तो 25। N की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 25 आई। मतलब N ही हमने निकालना था कि ये जो N है हमारे पास यही मालूम हुआ कौन सी टर्म है हमारे पास? 25वीं टर्म है। वैसे कि भी अगर आप निकालना चाहे 20 जमा 5 25, 25 जमा 5 30 जमा करते जाए तो 140 आएगी आपके 25वीं टर्म। ठीक हो गया। इस तरह से आप करेंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद आज नेक्स्ट हमारे पास P रेशो Q बताया गया, और R हमने निकालने है। P रेशो Q है 1, Q रेशो R है। तो इस तरह के सवाल में मैंने आपको बताया जो हमारे पास कॉमन वैल्यू होती है उसे सेंटर में रखते हैं। Q है हमारे पास सेंटर में, तो Q को मैंने सेंटर में रखा, P को मैंने इधर लिख दिया और R को मैंने यहाँ लिख दिया। आगे पीछे कर दे कोई मसला नहीं है। अब जरा देखें P की रेशो कितनी बताई है उसने? P है हमारे पास 8 और Q कितना है जी हमारे पास? 15 है। ये उसने बताया हुआ है सवाल में। फिर हमारे पास Q कितना है जी? 3 है, और R कितना है जी? 2 है। अब ये मेरे पास खाली बॉक्स बन गया, ये वाली जगह खाली रह गई, ये वाली जगह खाली रह गई। इन्हें फिल करना है राइट और लेफ्ट के नंबर से। यहाँ 3 है तो इधर 3 लिख दिया, इधर 15 इधर 15 लिख दिया। इन आपस में मल्टीप्लाई करें, आपका जवाब आ जाएगा 8 ज़रब 3 24, 5 ज़रब 3 15 है, 15 ज़रब 3 45 रेशो, 15 ज़रब 2 30। तो ये बेटा आपका जवाब है। इसे सिंपलीफाई कर लें 3 से, 3 ज़रब 8 24, 3 ज़रब 15 45, और ये हमारे पास 10 आ जाएगा। 8 रेशो 15 रेशो 10 जो है ये हमारे पास आंसर होगा। वो भी ठीक है जो पहले लिखा हुआ 24 रेशो 45 रेशो 30, लेकिन जवाब में देखना है हमने उसने ही छोड़ दिया या मजीद आगे सिंपलीफाई किया।
तो 3 पे से मजीद सिंपलीफाई करें तो आपका जवाब आएगा 8:5:10। तो इस तरह से ये आपका सवाल होगा। आगे जी, इफ अ पर्सन पेड 8500 रुपये ऑन इट्स वेल्थ एज ज़कात, व्हाट इज द इट्स टोटल वेल्थ। देखिए ज़कात का आपको पता होना चाहिए कितना रेट है, ज़कात का 2.5% है। उसने लिखा नहीं है 2.5%, अगर नहीं लिखा आप वो 2.5% के हिसाब से निकाल के देंगे। ठीक हो, इसका मतलब ये है जो 8500 रुपये 8500 रुपये उसने पे किए हैं वो 2.5% हैं, टोटल अमाउंट का 2.5% है। तो परसेंटेज में अगर आपको वैल्यू ना गिवन हो तो आप फर्ज कर लेते कि 100, टोटल वैल्यू कितनी है 100 है, परसेंटेज है ना, परसेंट 100 में से। तो इसे आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास 8500 है, ये जो हमारे पास 8500 है, ये कैसे आया, मुझे इसका जवाब देंगे। ये क्या है, तो ये क्या है 2.5% ऑफ एक्स है। फर्ज कर लिया टोटल जो वेल्थ थी वो कितनी थी, एक्स थी। टोटल वेल्थ कितनी थी, एक्स थी। तो उसका 2.5% क्या है जी, ये आया हमारे पास, ये 2.5% ही आया है ना। ज़कात कितनी है, 2.5% है। तो हमने यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है, आपका जवाब आ जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 8500। एक्स की वैल्यू निकालें हम यहाँ से 8500, एक्स इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 हो जाएगा और 2.5 इधर जाके तकसीम हो जाएगा। ये आपका यहाँ के तकसीम हो गया। सिंपलीफाई करें आपका जवाब आ जाएगा। सिंपलीफाई करें इसे आप, इस इशारिया को मैं खत्म कर रहा हूँ 2.5 को, तो एक सिफर यहाँ और लगा दूंगा ऊपर। तो 25 एकम 25 और 25 ज़रब 400 सिफर। अब इसे मल्टीप्लाई सिफर और सिफर, ये हमारे पास 0 आ गया ये वाला। फिर हमारे पास 4 है, 4 0 0 4 0 0, 4 ज़रब 5 20, 2 8 ज़रब 4 32 और 2 34। तो ये बेटा हमारा जवाब होगा 3,40,000 रुपये। 3,40,000 रुपये टोटल उसकी अमाउंट थी, वेल्थ थी, जिसके बाद उसने जो 2.5% ज़कात दी है वो कितनी बनी है, 8,500 रुपये बनी है। ये उसने हमसे पूछा था, टोटल अमाउंट का पूछा। तो ये आपका एक्स क्या था हमारे पास, टोटल अमाउंट था जो हमने फर्ज किया था। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, एक और मैथ का सवाल है। वो कह रहा है जी, किस बाइंडर है कैन बाइंड 1400 books in 15 days? How many binder will require to bind 800 books in 20 days? तो इस तरह के सवाल ये हमारे पास प्रोपोर्शन का सवाल है। मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले इक्वल का निशान लगाना है। सबसे पहले आपने क्या किया, इक्वल का निशान लगाया और उसके बाद इधर आपने वो वाली रेशो लिखनी है जिसमें हमारे पास एक्स हो, जिसमें हमने कुछ ना कुछ मालूम करना हो। तो हाउ मैनी बाइंडर्स, हमें बाइंडर्स निकालने हैं। तो ये हमारे पास एक्स है। पहले बाइंडर बताए गए, कितने बाइंडर है जी, हमारे पास 21 बाइंडर हैं जी। पहले 21 बाइंडर पहले थी, अब दोबारा से हमें कितने चाहिए वो हमने मालूम करने हैं। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं जी 1400 बुक्स हैं, तो साइड में मैं रफ में लिखता हूँ 1400 बुक्स हैं और वो बाइंडर कितने बांध लेते हैं, 21 बाइंडर बांध लेते हैं उन्हें। अब बुक्स जो है ना जी हमारे पास कितनी होगी, 800 हो गया 1400 से। अब हमारे बुक्स हो गए 800। तो मुझे ये बताएं क्या अभी भी वही उन्हें बाइंड करने के लिए 21 बाइंडर चाहिए होंगे या कम चाहिए होंगे। देखिए जब आप एक चीज का कंपैरिजन कर रहे हो तो दूसरी को आपने भूल जाना है कि कितना टाइम लगा रहे हैं, आपने डेज को भूल जाना है। तो आपने कंपैरिजन करने के 1400 जो हमारे पास बुक्स है वो बांध रहे हैं 21 बाइंडर, तो 800 बांधने के लिए कम चाहिए होंगे। मतलब ये है कि एक चीज कम हो रही है दूसरी भी कम हो रही है, रिलेशन डायरेक्ट है। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट रिलेशन में अरेंजमेंट वही रखूंगा जो सवाल में दी गई है, 800 रेशो 1400 रेशो 800। अब हमने दूसरी रेशो देखनी है कि पहले हमें 15 दिन थे और फिर हमारे पास 20 दिन है। अब इनके रिलेशन देखेंगे इसके साथ। अब ये भूल जाना कितने बाइंडर है। वो कह रहा है जी 15 जो है ना जी, आप देखें दिन चाहिए कुछ बुक्स को बाइंड करने के लिए। कितने बाइंडर्स को, 21 बाइंडर को। 21 बाइंडर को कितने दिन चाहिए, 15 दिन चाहिए। सम बुक्स हैं। आगे वो कह रहा है जी अब जो है ना जी हमारे पास 20 डेज में अगर हमने वो बुक्स बांधनी है
तो हमें वो जो बाइंडर चाहिए होंगे तो वो कम चाहिए होंगे ना, 21 से तो कम ही चाहिए होंगे। तो एक चीज बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, रिलेशन इनवर्स है। इनवर्स रिलेशन में हम जगह बदल देते हैं, करीब इक्वल के करीब करीब वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें, बाहर वालों को आपस में करें, आपका जवाब आ जाएगा। देखिए कैसे करता हूं, एक्स ये वाला मल्टीप्लाई बाय 1400 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 800 ज़रब 15, 800 ज़रब 15 और ज़रब हमारे पास क्या है, ये 21 है। हमने x की वैल्यू निकालनी है, 800 ज़रब 15 ज़रब 21 तकसीम 1400 ज़रब 20। यहां से आपकी x की वैल्यू निकल आएगी जो हमने निकालना था। सिंपलीफाई करें इसे 2 सिफर के साथ, मैं इसे कलर चेंज करता हूं, 2 सिफर के साथ ये 2 सिफर चली गई, ठीक हो गया। 7 ज़रब 3 21, 7 दूनी 14, ठीक है। अब हमारे पास 5 ज़रब 4 20, 5 3 15, हाँ जी, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 के साथ 2 चला गया, तो 3 ज़रब 3 हमारे पास 9 जो है आंसर होगा। तो 9 दिन चाहिए, 9 हाउ मैनी बाइंडर्स विल बी रिक्वायर्ड, तो 9 बाइंडर हमें चाहिए कि वो क्या करें जी, 20 दिनों के अंदर 800 बुक्स को बाइंड कर देंगे। यही हमारा जवाब था, यही हमने निकालना था। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये वाला जो मैंने बना के दिया है आपको, ये मैंने करवाया हुआ है बेटा, क्लास में भी ये सारा मेथड मैंने समझाया, बार बार प्रैक्टिस भी करवाई है, तो इसके मुताबिक करेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, इफ सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ अ पर्सन एज in year 2 year back and 4 year from now is 1/4, then his present age is। बड़ा इस तरह के सवाल में ना वो बेसिकली चक्कर दे रहा होता कुछ भी नहीं है। आप थक चुके होते हैं पेपर में, जब आप मैथ तक पहुंचते हैं तो उस वक्त जो है ना आपका दिमाग काम करना छोड़ चुका होता है। उस वक्त जब आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो अच्छे भले इंसान का दिमाग जो है ना वो चकरा जाता है, और फिर आप कहते हैं कि यार ये क्या किया इसने, इसमें है कुछ भी नहीं, बस समझने वाली कुछ है बस इसके अंदर, बाकी इतना बड़ा कोई सवाल नहीं है। ये देखिए, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ अ पर्सन एज 2 year back and 4 year from now is 1/4, then his present age। तो इस वक्त की जो हमारे पास एज है, फर्ज कर लेते हैं वो कितनी एक्स है, फर्ज कर लिया हमने वो कितनी एक्स है, इस वक्त की जो एज है। तो आए जरा देखें, अब की अगर एक्स है तो इसमें उसने कहा है कि 2 years बैक, तो 2 ईयर बैक का मतलब है x -2, 2 साल पीछे जा रहा हूं ना मैं। अगर अब x है तो 2 साल पहले क्या थी, x -2 थी। आगे वो कह रहा है जी 4 year फ्रॉम नाउ, आज से आगे 4 साल, मतलब x जमा 4। दूसरी कंडीशन में उसने क्या कहा है कि आज से 4 year फ्रॉम नाउ, आज से 4 साल बाद, तो प्लस कर दिया मैंने। तो एक एज हमारे पास ये है पहले वाली और ये बाद वाली है। अब जरा आ जाए सम ऑफ, इफ सम ऑफ रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा 1/x - 2, इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा x + 2, रेसिप्रोकल हो गया। अब उसने क्या कहा है, तो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ए पर्सन एज, सम इनका दोनों का सम, उसने क्या कहा, उनके दोनों का सम, रेसिप्रोकल का जो सम है वो किसके बराबर है, इज 1/4, इज 1/4। ये आपकी इक्वेशन बन गई, ये आपकी इक्वेशन बन गई बेटा, यही बनाना मुश्किल था। अब इसे क्या करें, ये हमारे पास क्या है, प्लस है दरमियान में और ओवर में वैल्यू है, तो क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम लेंगे, x - 1 × x + 2, x - 2 है ये, और x + 4 है ये हमारे पास क्या x + 4 है, ठीक है। x - 2 है, ये x - 4 है। अच्छा, इनका मैंने क्या लिया जी, एलसीएम लिया। अब -2 के साथ ये कट के क्या रह गया हमारे पास पीछे, x जमा 4 रह गया, ये इसके साथ ये कट गया, बाकी दरमियान में प्लस है, x - 2 रह गया, इज इक्वल टू 1/4। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। अब ये देखें, ये एक x है, ये एक x है, कितना हो जाएगा हमारे पास,
एक एक्स ये है, एक एक्स ये है, 2x हो गया। फिर हमारे पास जमा का 4 मनफी का 2, तो क्या बचा हमारे पास, जमा का 2 बचा। नीचे आ जाए हमारे पास x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, यहीं पे मल्टीप्लाई कर दें, तो x मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। फिर x मल्टीप्लाई बाय प्लस है तो प्लस आ जाएगा दरमियान में, x मल्टीप्लाई बाय 4, 4x। फिर हमारे पास माइनस 2 है तो माइनस 2x, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर प्लस माइनस, माइनस 4 दूने 8 इज इक्वल टू 1/4, ये जो बताया हुआ था उसने। अब इसी को आगे करता हूं मैं, 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय, अब ये देखें एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। अब ये हमारे पास प्लस 4x है माइनस 2x है, प्लस 4x माइनस 2, प्लस 4x माइनस 2x, क्या बचेगा हमारे पास, प्लस 2x बचेगा यहाँ, माइनस 8 इज इक्वल टू 1/4। अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा हमारे पास जवाब, 4 दूने 8x जमा 4 बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। अब इन्हें उठा के उधर ले जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ये जमा का 8x है, उधर का मनफी का 8x हो गया, ये भी मनफी का 8 हो गया, बराबर है 0 के। अब एक्स स्क्वायर, अब ये जमा 2x और मनफी 8x, मनफी 6x बचा हमारे पास, हाँ जी। उसके बाद हमारे पास मनफी 8 16 बराबर है 0 के। अब ये इक्वेशन बनी हमारे पास आगे। अब इस इक्वेशन को हमने क्या करना है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं, एक आप इसका जो है ना फैक्टराइजेशन कर लें, तीसरा आप इसे फार्मूले में पुट कर दें, चौथा इसके आप स्क्वायर को कंप्लीट कर लें। तो इसमें मैं फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ, जरा आसान हो जाएगा, इसे मैं रेज करता हूँ, इसे मैं रेज करता हूँ, तो फैक्टराइजेशन करके इसका मैं आपको आंसर निकाल देता हूँ। देखिए ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन इस तरह से करनी होती है हमने कि हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास ये दरमियान वाली वैल्यू पूरी हो, और इसे हम जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू पूरी होनी चाहिए। तो हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन इस तरह से करूंगा मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2x माइनस 16, तो 8 मनफी के 8x में से 2x गया, मनफी का 6x रह जाएगा, और जब इसे मल्टीप्लाई करूँ 8 दूने 16 मनफी जमा नफी मनफी हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, इसमें से x कॉमन, x माइनस 8, इसमें से हमारे पास 2 कॉमन, x माइनस 8 बराबर है 0 के। x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा, और ये x के बराबर मनफी 2 के बराबर। अब एज नेगेटिव में तो हो नहीं सकती, एज नेगेटिव में कैसे हो सकती है, तो इन दोनों में से हमारे पास कौन सा आंसर है, 8, ये सही होगा, 8 ही है। ये आपका आंसर ठीक हो, थोड़ा सा लेंथी था, समझने के हवाले से आसान है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है, करना ऐसे ही पड़ेगा। 2 से 3 सवाल जरूर ऐसे होते हैं मैथ में, हर एक पेपर में, जिनमें काफी टाइम लग जाता है, 2 से 3 मिनट लग जाते हैं कम से कम आपको सॉल्व करने में। तो ऐसे सवालों के लिए टाइम बचा के रखना है आपने। कुछ आसान भी थे, 1 लाइन में हो गए आपके सामने। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास एक और क्वेश्चन था जी ये। अब इसमें उसने क्या किया हुआ, देखें इसमें उसने ना, अब मेरे पास यहां से लिखा नहीं गया, आपने लिख लेना, इसके अंडर रूट है हमारे पास, इसकी क्या है, अंडर रूट है सारे की, कर लें, और उसके बाद जो है ना जी इसकी भी अंडर रूट है हमारे पास। तो ये उसने a जमा बी पूछा हुआ था, a की वैल्यू ये है, b की ये है, तो a जमा बी बताएं। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, a प्लस बी यही लिख रहा हूँ, a हमारे पास वैल्यू ये है, इसे लिखता हूँ मैं 5 प्लस 1 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 अंडर रूट, इस तरह से ये सवाल था। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है, इसका अलग से अंडर रूट था, इसका अलग से अंडर रूट था। इसी तरह से दूसरी साइड देखें, ये a की वैल्यू थी, प्लस है दरमियान, मैंने प्लस लिख दिया, फिर हमारे पास b है, ये b की वैल्यू है।
तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास है 5 माइनस 1 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 अंडर रूट। तो जमा हो रहा है तो हमने इसी की वैल्यू निकालनी है, इसे हमारे पास क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या है ओवर में ही है और दरमियान में प्लस है। प्लस माइनस हो वैल्यू ओवर में हो बटे में हो तो हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम लें जरा 5 मनफी 1 अंडर रूट इस तरह से इनटू 5 जमा 1 अंडर रूट, ये हमारे पास एलसीएम आ गया। अब इसके साथ ये कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास ये बचा 5 अंडर रूट जमा 1 इनटू 5 अंडर रूट जमा 1। दरमियान में प्लस है हमने भी प्लस कर दिया, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा 5 मनफी 1 अंडर रूट इनटू 5 मनफी 1 अंडर रूट। ये हमारे पास अब आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, अब ये हमारे पास बन गया a जमा बी, फार्मूला हमारे पास क्या होता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ये हमारे पास क्या होगा a प्लस बी का स्क्वायर, और इसे हम खोलते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये प्लस 2ab है क्योंकि प्लस है तो यहाँ आएगा। अगर हमारे पास ये हो जाए a माइनस बी तो इसका हमारे पास सिर्फ यहाँ माइनस चेंज हो जाएगा बस। इसी तरह से एक और फार्मूला है हमारे पास, इधर लिखता हूँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब ये फार्मूला इस्तेमाल होंगे, अब ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अब ये हमारे पास a माइनस बी है a प्लस बी है, ये वाला फार्मूला, ये बराबर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ओवर में इधर लिखता हूँ, इधर ओवर वाली जो वैल्यू है हमारे पास ये 5 क्या a है, तो 5 की जजर का अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर का, इस तरह से बनेगी। ठीक हो गया। तो स्क्वायर के साथ अंडर रूट चला गया, 5 मनफी 1 तो क्या बचा एंड पे हमारे पास यहाँ 4 बचेगा। ओवर में कितना बचेगा 4 बचेगा। अब ऊपर वाली जो वैल्यू है देखिए ये वाली, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर ले, बल्कि इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर ले, चले या वो स्क्वायर खोल लें ये वाला या इसे मल्टीप्लाई कर लें। तो 5 जरा 5 का स्क्वायर जमा 1 जरा 1 का स्क्वायर जमा 2ab, पहली वैल्यू जरा दूसरी वैल्यू, 5 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आया हमारे पास। ठीक हो गया। अब हमारे पास अब इसे करना है, दरमियान में प्लस है, प्लस हो गया, अब इसे मल्टीप्लाई करना है 5 स्क्वायर अंडर रूट, फिर हमारे पास प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 1। अब ये हमारे पास प्लस का ये माइनस का ये कट जाएगा, तो 5 के मुरब्बे के साथ अगर खत्म हो जाएगी तो अब कैसे करेंगे, इधर करता हूँ, ये देखिए 5 अंडर रूट के साथ हमारा स्क्वायर खत्म हो गया, 5 रह गया, 5 जमा 1 ये वाला 1 का स्क्वायर 1 आएगा, फिर दरमियान में प्लस है हमारे पास, अंडर रूट के साथ स्क्वायर खत्म हो गया, 5 बचा हमारे पास, फिर हमारे पास दरमियान में प्लस है और इसका भी हमारे पास जवाब 1 आया। डिवाइडेड बाय एंड पे नीचे क्या था हमारे पास, ये स्क्वायर के साथ अंडर रूट चला गया, 5 बचा मनफी 1 तो 4 बचा था, हमारे पास 4 था, 5 और 1 6, 5 और 1 6 मतलब 12/4 आ गया हमारे पास, 4 तिया 12, तो 3 हमारे पास आंसर आएगा। a प्लस बी का जो हमारे पास आंसर क्या आया 3 आया बेटा, ये आपका आंसर होगा। इसमें अब आप ये देखें कि है कुछ भी नहीं, सिर्फ प्लस माइनस है, अलजबरा जो है उसमें थोड़ा सा उसने जो इक्वेशंस हैं उनका थोड़ा सा इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा। मैथ खत्म हो गई है, चलें जी आगे चलते हैं जी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 एनवेजेज द फेडरल स्टेट विथ गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंशियल। पूछना चाह रहा है कि 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो फेडरल प्रेसिडेंशियल था या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म था, या इस तरह से कहना चाह रहे हो आपको। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म थी, इसमें सारी ताकत जो थी इसके पास थी, प्रेसिडेंट के पास थी। डैश रेफर टू अ फिजिकल प्रिंट आउट और डॉक्यूमेंट दैट यू कैन होल्ड इन योर हैंड। हार्ड कॉपी, जो आपके पास हार्ड कॉपी होती है, जो आप प्रिंट लेके आते हैं, क्या होता है हार्ड कॉपी होता है, मतलब आउटपुट जो दो तरह से हमारे पास आउटपुट होती है कि ये हमारे पास ये सॉफ्ट फॉर्म में है,
जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, हम स्क्रीन पे जो देख रहे होते हैं, सॉफ्ट फॉर्म में आउटपुट हम देख रहे होते हैं। अगर मैं इसी का प्रिंट लेके आपको दे दूं तो हार्ड फॉर्म में हमारे पास क्या होगी, हार्ड कॉपी हो जाएगी, या हार्ड फॉर्म में हमारे पास क्या हो जाएगी, आउटपुट हो जाएगी। ठीक है। अगर डैश इज रिगार्डेड एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू को हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। केप ड्रास्टिक बीच इज इन विच कंट्री, तो ग्रीस में है ये हमारे पास, ये जो बीच है ग्रीस का, मुझे इसका थोड़ा बहुत रेफरेंस मिला, इसे आप भी खुद काउंटर चेक कीजिएगा। AR चगताई साहब का पूछा हुआ जी, क्या थे जी, बेसिकली ये बहुत अच्छे पेंटर थे, पाकिस्तानी पेंटर है जी चगताई साहब। Who said that decline of Mughal empire is due to separation from Islam, ये कहना चाह रहे हैं कि किसने कहा था कि मुगल एम्पायर की जो डिक्लाइन हुआ, जो ये ख़त्म हुआ मुगल एम्पायर, तबाही की तरफ, तनज़ली की तरफ गया, उसकी मेन वजह ये थी कि ये इस्लाम से दूर हो गए थे। तो ये किसके बारे में कहा जा रहा है, किसने ये कहा था, तो शाह वलीउल्लाह साहब का रेफरेंस मुझे ठीक लगता है, क्योंकि शेख अहमद सिरहिंदी साहब जो थे जिस वक्त वो जिंदा थे, वो इसलिए नहीं लगते क्योंकि उस वक्त तो इनका रूह चल रहा था, जब डिक्लाइन आया ही नहीं तो फिर वो कैसे जो है ना जी कह सकते हैं कि डिक्लाइन इस वजह से हुआ है, बात समझ रहे हैं, तो वो तो पहले ही फौत हो गए थे, बात समझ रहे हैं, तो वो मुझे इस वजह से सही नहीं लगा। तो शाह वलीउल्लाह साहब मेरे हिसाब से ठीक है। मजीद इसके अलावा ऑप्शन क्या थे, अब आप ही बता सकते हैं, इनके अलावा भी कोई ऑप्शन था तो जिन लोगों ने पेपर दिया है वही बता सकते हैं। पाकिस्तान मेड शुगर फ्राम, पाकिस्तान शुगर बनाता है, तो शुगर कैन से बनाते हैं, इसके अलावा बीट से बनाते हैं हम, चिकंदर से। Who served as first secretary general from 1946 to 53, ट्राइगिवली इस तरह से पढ़िएगा, नॉर्वे से इनका ताल्लुक था, तो ओस्लो से, नॉर्वे से, तो ये पहले सेक्रेटरी जनरल थे यूएनओ के। काजी ईसा साहब का किस सूबे से ताल्लुक है, जो बलूचिस्तान से हैं, ये पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस हैं, कंट्रोवर्शियल चीफ जस्टिस हैं, आजकल खबरों में ज़्यादा हैं। अभी ये रिटायर्ड होने जा रहे हैं और इन्हें वापस दोबारा रखने के लिए गवर्नमेंट तरमीम करने जा रही है। आपको पता है इस तरह की तरमीम 1 मिनट में हो जाती है, अगर नहीं होती तो आवाम के लिए नहीं होती। अब मुझे बताएं कि इस ड्रामे के ऊपर पूरा मीडिया लगा हुआ है पिछले 15 दिनों से, जी तरमीम आ रही है, तरमीम नहीं आ रही है। मुझे बताएं इसकी तरमीम हो जाए, इसे ले आए या ना लेके आए, इससे आवाम का कितना % फायदा है। पूरे गवर्नमेंट के रिसोर्सेज झोंके हुए हैं, वो लग रहे हैं सुबह से शाम इसके ऊपर, और जो ना टॉक शो हो रहे हैं, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है इसको, हमको भाई कर दो, करना है तो, नहीं करना ना करो। इसमें आवाम किधर है, आवाम का क्या फायदा है इसके अंदर, आवाम के बारे में किसने नहीं सोचना है। सिद्धार्था नावल किसने लिखा था, अरमान आसिफ साहब ने लिखा था, जिसके रिपीटेड सवाल है, अगेन बहुत दफा रिपीट हुआ है। उसके बाद आज हमारे पास a dash or sandy depression in sand dunes ecosystem caused by the removal of sediments by winds, तो ब्लो आउट जो है ये इसका सही आंसर होगा बेटा। या आप इस तरह कह सकते हैं कि तेजी से जब इस तरह से ब्लो आउट होता है, हवा का या प्रेशर होता है, तो सहरा में या इस तरह जो है ना सेडिमेंट्स के जब टुकड़े उठते हैं तो नीचे से नई धातें निकल आती हैं, उनका जो रिमूवल है आप कह सकते हैं बाय वाइंड्स के जरिए। तो इसकी मुझे तो ये समझ आया, मेरे ख्याल से ईडीएस का ये सवाल बनता है। पंक्चुएशन साइन का पूछा गया था जी, ये जो इमोशंस के लिए यूज करते हैं वो कौन सा होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है ये इमोशंस के इजहार के लिए यूज करते हैं। आगे आइए हमारे पास, इट इज माई मिस्टेक दैट आई डिडंट डैश कंट्रैक्ट बिफोर साइन इट, तो ये बेटा रिपीटेड सवाल है, घिसा पिटा कोई 10-15 दफा रिपीट हो चुका है। लुक इनटू मतलब अच्छी तरह से जायजा लेना, उसकी परख कर लेना, इसका मतलब है। तो लुक थ्रू आएगा इसमें बेटा हमारे पास। वी आर टू बिजी टू टेक ऑन मोर वर्क, तो टेक ऑन यहाँ पे ठीक होगा। मैडनेस इज टू ब्रेन एंड पैरालिसिस फॉर नर्व्स, जो मैडनेस है वो क्या होता है, ब्रेन के साथ होता है, पैरालिसिस जो होता है नर्व्स के साथ होती है। ठीक हो गया जी। एयर डेफनेस, एयर क्या होता है जी, डेफनेस आप कह सकते हैं कि जी कान से क्या होता है, इंसान बहरा होता है, और लेग्स अगर काम करना छोड़ दें तो क्या होता है, पैरालिसिस होता है, मतलब नकारा हो जाती है। कान काम करना छोड़ दें तो डेफनेस मतलब
बहरापन हो जाएगा। 50 रुपी नोट, 50 रुपी इज नॉट अ बिग अमाउंट, यहाँ पे हमारे पास इज बेटा ठीक होगा। वुमेन इन डैश पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर सम सॉर्ट ऑफ ज्वेलरी आइदर एज ऑर्नामेंट और बिकॉज ऑफ सुपरस्टिशंस। तो एवरी, वुमेन इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो पूरी दुनिया के हर एक हिस्से में लोग क्या कहते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, या तो वो ऑर्नामेंट के तौर पे या फिर सुपरस्टिशंस की वजह से मुख्तलिफ बातें बनी हुई हैं, जो सोना पहनो तो ये होता है वो होता है, इस तरह की बातें बनी हुई हैं। He is athlete who has won many competition here, who is, तो इसमें पूछा गया who क्या है, तो who बेटा हमारे पास बेसिकली आप देखें प्रोनाउन की टाइप है, तो ये मैंने करवाया हुआ है who और which का, इसमें अक्सर मिस्टेक देता है। who जो है इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है, which जो होता है आप देखें जानवरों के लिए और बेजान चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास हु ठीक होगा, लेकिन हु तो ठीक है, उसने ये नहीं पूछा, उसने कहा ये हु एज ए क्या है यहाँ पे, तो हु यहाँ पे एज ए रिलेटिव प्रोनाउन होगा। दो क्लास के दरमियान में हमारे पास ये इस्तेमाल हो रहा है रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे। नेक्स्ट, माय फादर लेफ्ट बाय लेटेस्ट ट्रेन, तो लेटेस्ट ट्रेन नहीं आएगा, लास्ट ट्रेन आएगा बेटा हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास जो है ना पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे, ये आप कह लें कि हमारे पास जो है ना जी एडजेक्टिव की डिग्रीज के हवाले से, या लेटेस्ट है हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री, ये 3 या 3 से ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होती है। इधर से हमारे माय फादर अकेले बंदे हैं, तो किसी एक शख्स के बारे में जब बात हो रही है, उसकी क्वालिटी की बात हो रही होती है, तो उसके लिए हम पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री 2 लोगों के लिए, सुपरलेटिव डिग्री 3 लोगों के लिए, तो हमारे पास यहाँ लास्ट आएगा, आखिरी जो ट्रेन आ रही थी। He is a good athlete that is, एथलीट, व्हाट इज एथलीट, एथलीट यहाँ पे क्या, तो एथलीट नाउन है, गुड हमारे पास एडजेक्टिव है, गुड एथलीट अच्छा एथलीट, यहाँ पे हमारे पास एथलीट क्या है, बेसिकली नाउन है। माय फादर तो हो गया, यहाँ पे नाउन हो जाएगा। डैश इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, नेसेसिटी, जरूरत इजाद की माँ है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आ गया जी हमारे पास, टाइम इज रनिंग आउट, रनिंग आउट टाइम गुजर रहा है, तेजी के साथ चल रहा है। पॉवर्टी क्या होती है, प्रॉस्पेरिटी, गुर्बत के साथ क्या होती है जी, खुशहाली। अपोजिट है ये इंटेलिजेंस टू स्टूपिडिटी, ज़हीन, इंटेलिजेंस ज़हीन क्या लें आप, और स्टूपिडिटी आप क्या लेंगे, स्टूपिड किस्म का इंसान, जैसा मतलब बेकार इंसान क्या लें आप उसे। व्हाट डज कट द मस्टर्ड, कट द मस्टर्ड का मतलब होता है कम अप टू द एक्सपेक्टेशंस, मतलब जो उम्मीदें आपसे बांधी गई हैं उस पर पूरा उतरना। ठीक हो गया जी, इडियम था। आई कैन नॉट कम टू सी यू डैश टूमारो अनटिल टूमारो, आई कैन नॉट कम टू सी यू, नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए अनटिल यूज करते हैं, टिल यूज करते हैं जनरली पॉजिटिव के लिए। सुरीले बोल किसने लिख दिया, अजमतुल्लाह खान साहब जी। अजमतुल्लाह खान साहब जो थे, इनके जो बोल है ना वो बड़े सुरीले हैं। इस तरह देखें, याद ही करना है ना आपने, कोई ना कोई इंट बना के याद कर लें। प्रिपेयर्ड सवाल है सब बेटा, कई दफा आया है। चर्नोबिल का पूछा गया, चर्नोबिल बेसिकली बेटा ये यूक्रेन के अंदर जो है ना एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था, जो कि कहा जाता है उस वक्त रशिया का सबसे बड़ा प्लांट था। 1986 की ये बात है, रशिया जब टूटा नहीं था, ये यूक्रेन उसके अंदर था उस वक्त। तो वहां पे जो है ना जी धमाका हुए थे, 4 धमाके हुए थे, और बहुत सारे रिएक्टर जो थे वो फटे थे, जिसकी वजह से आज भी वहाँ पे जो है ना रेडिएशन मौजूद हैं, और वहाँ पे जो मामलात हैं वो डिस्टर्ब हैं। तो ये आजकल यूक्रेन में, उस वक्त के रशिया में, यूएसएसआर में था, एटमी हादसा, चर्नोबिल एटमी हादसे के लिए इस्तेमाल। मतला गजल का नकीब होता है, नकीब भी मतलब मतले कोई कहते हैं, आप इस तरह से कह लें। चील के घोंसले में मांस कहाँ, चील के घोंसले में जरबल मिसल है, चील के घोंसले में मांस कहाँ रिपीट हुआ है, बनिया का बेटा कुछ देख कर ही गिरता है, मुहावरा है ये भी, तो बहुत दफा रिपीट हुआ है, रिपीटेड सवाल है ये भी। हमाम बिन मंबा साहब जो हैं, ये जो है किसके शागिर्द हैं, ये सवाल बनता है। तो ये जो है अबू हुरैरा साहब के शागिर्द थे, अबू हुरैरा साहब के ये शागिर्द थे। अबू हुरैरा बिल्लियों का बाप, बिल्लियों के साथ खेला करते थे। ये पूछता है कभी कभी अबू हुरैरा का मतलब क्या है। ठीक हो गया जी, तो शागिर्द थे ये उनके। इस्लामिक स्टडीज का सवाल है, ये भी रिपीट हुआ है बहुत दफा।
किस हिजरी में किबला तब्दील हुआ था? किबला बेटा 2 हिजरी में तब्दील हुआ था। जोहर की नमाज में कहा जाता है, एक रिवायत में मुझे जोहर का मिला है, एक रिवायत में मुझे असर का मिला है। तो जोहर के ज़्यादा रेफरेंस मिली है, तो जोहर का आप भी ठीक कीजिएगा कमीशन के एग्जाम में, कि नबी पाक को हुक्म आया था कि वो अपना रुख तब्दील कर लें, किबला तब्दील कर लें, बैतुल मुकद्दस से मक्का की तरफ, खाना काबा की तरफ रुख चेंज कर लिया गया। जिस मस्जिद में ये हुआ उसे मस्जिद किबला तैन कहते हैं। तो ये कहाँ है? ये भी सवाल बना, मस्जिद किबला तैन किधर है? मदीना में है। हिजरत के दूसरे साल में ये हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद में से सबसे पहले जिन्होंने रैयत फरमाई हज़रत कासिम, बड़े बड़े बेटे थे। नबी पाक की कुनियत अबू अल कासिम थी, बड़े बड़े बेटे जो थे वो कासिम थे हज़रत खदीजा में से। तो इसी के बारे में सबसे पहले इन्हीं की वफात हुई। इस्लाम के पहले मर्द शहीद कौन थे? हज़रत हारिस बिन अबी हाला। तो ये हज़रत खदीजा के बेटे थे। तो आप कह सकते हैं किसी हद तक नबी पाक के बेटे भी। तो ये जो है ना, हज़रत हारिस बिन अबी हाला जो थे, ये हज़रत हाला जो थे, ये हज़रत खदीजा के पहले शोहर थे, उनमें से ये थे। तो ये जब नबी पाक की 40 साल के बाद जब नबूवत मिली आपको, तो 3 सालों तक आपने खुफिया तबलीग की थी, 40 के करीब लोग मुसलमान हुए थे। तो 3 सालों के बाद आपको हुक्म दिया गया था कि आप खुलम खुला तबलीग करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही खुलम खुला तबलीग करने के लिए ऐलान किया आपने, तो मक्का का जो कुफार थे या जो कुरैश के लोग थे, वो आपको मारने के लिए आपके साथियों के ऊपर टूट पड़े थे। तो इन्हें जब खबर मिली तो ये भागे भागे आए। जब ये आए तो रास्ते में जो है इन्हें जो मुशरिकीन थे उन्होंने मारा और ये शहीद हो गए थे। इस तरह ये इस्लाम के पहले शहीद होने का शर्फ हासिल है। ठीक हो गया जी। उसके बाद उम्मुल किताब किस सूरत को कहा जाता है? सूरह अल-फातिहा को क्या कहा जाता है जी? उम्मुल किताब। मंजनीक सबसे पहले किस गजवा में इस्तेमाल होता है? गजवा ताइफ के अंदर मुसलमानों ने पहली दफा मंजनीक का इस्तेमाल किया था। गजवा ताइफ, जिसमें अबू सुफियान जो थे उनकी एक आंख भी ज़ाय हो गई थी। ये भी सवाल बनता है। तो गजवा ताइफ जो था 18 से 20 दिन तक मुसलमानों ने मुआसरा किए रखा था और जो है ना मुसलमानों से फतह नहीं कर पाए थे। मंजनीकों का इस्तेमाल भी किया था किले को गिराने के लिए, लेकिन नहीं इस्तेमाल से फतह कर पाए थे। फिर जब आप मुआसरा उठा के वापस आ रहे थे मदीना की तरफ, तो उसके बाद कहा जाता है वो लोग आए आपके पास और आपको कहा कि जी आप हमारे बच्चे और औरतें कम अज़ कम वापस कर दें, क्योंकि इससे पहले जंगे हमारे पास हुनैन हो चुकी थी और बहुत सारा जो माल था इन्हीं का, जो गज़वा ताइफ लड़ रहे थे। ताइफ कबीला था और बनु, इसमें मेरे ख्याल से शायद हवाज़न कबीला था दूसरा। तो ये जो है ना वहाँ पे जमा थे, इनके जो औरतें बच्चे थे गज़वा हुनैन में मुसलमानों के पास आ गई थी, हार गए थे जब ये जंग। तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि जी मेहरबानी करें हमारे औरतें और बच्चे तो वापस कर दें। तो नबी पाक ने बगैर उजरत के इनके औरतें और बच्चे वापस कर दी थी। तो इस वजह से ये बड़े खुश हुए कि यार ये तो अच्छे लोग हैं, हमें तो गलत बताया गया मुसलमानों के बारे में, तो मुसलमान तो बहुत अच्छे लोग हैं, हमसे कुछ भी नहीं लिया, हमारे औरतें और बच्चे वापस कर दी। हालांकि जंग हम हार गए थे, हमारी औरतें उनके ऊपर हलाल थी। तो इस तरह से जो है ना जी ये क्या हो गया जी, माले गनीमत था ना, माले गनीमत वापस कर दिया। इस तरह से उनका एक पॉजिटिव जेस्चर गया और ये बाद में नबी पाक के पास पहुंचे और आके पूरे के पूरे कबीले ने क्या कर लिया था? इस्लाम कबूल कर लिया था। इस तरह से ताइफ फतह हो गया था। ये 8 हिजरी का वाक़या, फतह मक्का के बाद का वाक़या। ये शेर किसका है? तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो मोमिन का शेर था। इसके बारे में कहा जाता है गालिब साहब ने कहा था कि मेरा आधा दीवान ले लो, ये शेर मुझे दे दो। ये मशहूर शेर है मोमिन का कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। ज़बरदस्त उनका शेर था ये। अच्छा, ये नहीं मुझे समझ आया कि इसमें वो पूछ क्या रहा है। अब आप लोगों ने एग्जाम दिया तो आपको पता होगा। लो भी कलम भी तेरा वजूदुल किताब, गुम्बदे आप गीना रंग तेरे मुहीत में हबाब। ये तो मुझे इकबाल के शेर लग रहे हैं। अब इसमें उसने पूछा क्या गया था? अब ये मुझे एक सवाल मिला है सोशल मीडिया से, मौसूम ज़ोक और शौक। ये सवाल आप देखिएगा, इस सवाल की समझ नहीं आ रही है कि वो पूछना क्या चाह रहा है। इसका तो मुझे यहाँ से कोई ताल्लुक नज़र नहीं आ रहा जवाब का इस सवाल के साथ। वाक़या उफ़क़ किस गज़वा में पेश है? गज़वा बनी मस्तलक। गज़वा बनी मस्तलक की वापसी पे नबी पाक आ रहे थे, तो रास्ते में रुके, स्टे किया। हज़रत आयशा सदीक़ा जो थी वो, उनका हार गुम होने का जो वाक़या है, वो हार ढूंढने के लिए रुक जाती हैं, काफ़िले से पीछे रह जाती हैं। तो उसके बाद मुनाफिकीन क्या करते हैं? तरह तरह की बातें करते हैं और जो है ना जी इल्ज़ाम लगाते हैं हज़रत आयशा पे, जो है ना जी। और उसके बाद नबी पाक कुछ दिन के लिए सेपरेशन अलग हो जाते हैं कुछ दिनों के लिए। फिर अल्लाह ताला की तरफ से सूरह नूर है मेरे ख्याल से, उसमें वही आती है जिसमें हज़रत आयशा सदीक़ा की जो पाक दामनी है उसके बारे में
नबी पाक को खुशखबरी दी जाती है। और उसके बाद वो जो मुनाफिकीन जिन्होंने तहमत लगाई थी आयशा सिद्दीक़ा पे, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा पे, तो उन्हें के ऊपर फिर 80 कोड़े उन्हें लगाए गए, नबी पाक की तरफ से हद जारी की गई। तो उसमें अब्दुल्ला बिन उबई आगे आगे था, तो उसे मौका मिल गया था बातें करने का, उसके ऊपर फिर हद जारी की गई थी, 80 कोड़े मारे गए थे उसे। इसी तरह से हसन बिन साबित जो थे शायर रसूल जिन्हें कहा जाता है, वो भी उनके बहकावे में आ गए थे, वो भी उनके साथ हो गए थे, उन पे भी हद जारी हुई थी। इस तरह से और भी कुछ लोग थे। तो ये वाक़या उफक था हमारे पास। जदीदियत की तलाश किसकी किताब है? तो वहीद कुरैशी साहब की है जी, वहीद कुरैशी साहब की किताब है जदीदियत की तलाश। दुरुस्त इमला का इंतखाब कीजिए, तो कीजिए के बारे में जो है ना मिस्टेक होगी, मुझे तो एग्जैक्ट याद नहीं है कि कौन सा इसमें से कीजिए ठीक है, तो ये ठीक होगा। तो ये बेटा आपका जो है ना जी पेपर था, उम्मीद करता हूँ जो आपको मैं एक्सप्लेन कर पाया हूँगा। 96 के करीब ये क्वेश्चन है, तो आप वनी मार्किंग भी कर सकते हैं। तो कोशिश की है मैंने इन्हें आप तक पहुँचाने की, 2-3 सवाल रह गए हैं, और जो लोग एग्जाम दे के आए हैं उन्हें पता ही होगा। ये बेटा क्वेश्चन इकट्ठे किया करें और तैयार किया करें। बाकी इंशाल्लाह शाम को मिलते हैं क्लास में। आज आपकी लाइव क्लास होगी, जो फ्री क्लास होती है हमारी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।